नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णों से संबंधित प्रश्नोत्तर। कक्षा 9 और कक्षा 10 में संस्कृत में जो 20 प्रश्न आते हैं OMR शीट में, तो वर्णों से संबंधित भी प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही वर्णों से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। अच्छा, स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ होता है, तो ये किसी की सहायता नहीं लेते। जैसे क है, क के आगे अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो वो आ का स्वर लेगा। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं वो किसी की भी सहायता नहीं लेते। तो जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है हमारा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित या प्लुत स्वर। अब इससे आगे के प्रश्न बनेंगे हमारे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, मिश्रित या प्लुत स्वर कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री, रे, यानी कि जिसे बोलने में हमें कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी आगे देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ संस्कृत में दीर्घ स्वर है। अब देखिए, जो ह्रस्व स्वर है उसमें कोई मात्रा नहीं लगी। ई छोटी ई है, उ छोटा उ है, री छोटा री है और री, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं उसमें अ के आगे आ की मात्रा लगी है, तो दीर्घ यानी कि ह्रस्व स्वर से हमें थोड़ा सा अधिक समय लगा, तो इसलिए दीर्घ स्वर माना गया है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। मिश्रित या प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे ओम। ठीक है, या हम किसी को पुकार रहे हैं, आवाज़ देकर पुकार रहे हैं, तो उसमें लंबा सा स्वर निकलता है, तो उन स्वरों को मिश्रित या प्लुत स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, अच किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन मेन है, क्योंकि बच्चों को अधिकतर पता नहीं होता। अच यानी कि स्वर को अच कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर में 5 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ, री, रे। ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जिसे बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे का प्रश्न है कि मिश्रित या प्लुत स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चा कि ए, ओ, औ
ये जो 4 स्वर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, ये मिश्रित या प्लुत स्वर में आते हैं। कैसे? क्योंकि जो ए है वो आ और ई से मिलकर बना होता है, और आ और ई, बड़ी ई, यानी कि तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। और जो ओ है वो आ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ से मिलकर बना है, और आ और ऊ से मिलकर बना है। तो ये जो 4 मिश्रित स्वर है, मिश्रित वर्ण है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 4। अब इससे आगे का प्रश्न है कि व्यंजन की परिभाषा लिखिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्वर, और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध, बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन हल कहते हैं। इनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। अभी पीछे हमने आपको बताया था कि अच किसे कहते हैं? अच स्वर को कहते हैं, और हल किसे कहते हैं? हल व्यंजन को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अच स्वर और हल व्यंजन। व्यंजन के भेद लिखिए। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने स्वर में बताया था आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या मिश्रित स्वर। ऐसे ही व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये जो हम संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं, का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब प्रश्न आ गया हमारा वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब जो वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो प्रश्न है कि कितने वर्ण आते हैं? तो 4 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में भी 4 वर्ण होते हैं। और वे कौन कौन से हैं? श, स, सा, ह। ये 4 जो वर्ण हैं ये अंतःस्थ और 4 ऊष्म की श्रेणी में वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जिस प्रकार संयुक्त स्वर अभी हमने आपको बताया, ए, ऐ, ओ, औ। अ और ई मिलकर ए, अ और ई मिलकर आई, अ और ऊ मिलकर ओ, और आ और ऊ मिलकर औ बनता है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन में भी जो वर्ण होते हैं वो कुछ वर्णों के आपस में मिलने से एक वर्ण बनता है। जैसे क्ष, क, श और आ मिलकर इन वर्णों से क्ष बनता है। त्र, त, र और आ, ये 3 वर्ण मिलकर एक त्र वर्ण बनता है। ज्ञ, ज और इया और आ, ये 3 वर्ण मिलकर ज्ञ वर्ण बनता है। अब इससे आगे का प्रश्न है, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे जो हमारे संस्कृत में के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो हमारे 5 संस्कृत के वर्ग हैं और इनमें जो पंचमा अक्षर है, 5वां जो अक्षर है हर वर्ग का, ठीक है, तो वे हमारे पंचमा अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। होगा
या, ण, न, म। ये हमारे अनुनासिक वर्ण हैं। ठीक है, इसका हम उत्तर देख लेते हैं एक बार। नासिका की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है, जो ये हमारे पंचमा अक्षर है, इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? नासिका की, नाक के द्वारा, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। का से पा का वर्ग तक के अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम कोई आपको वर्ड बताते हैं, जैसे हंस, कंस, ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, ठीक है, जैसे क, त, न, तो ये क, त, न, ये जो वर्ण है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। तो जो ऊपर बिंदी लगी होती है, तो चंद्र बिंदु होता है, उसको तो हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, और एक जो ऊपर केवल बिंदी लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अब अगला प्रश्न है हमारा, विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग यानी कि जैसे कोई शब्द है और शब्द के अंत में दो बिंदी लगी रहती है, तो ये चिन्ह है विसर्ग का, तो उसको हम कहते हैं विसर्ग। ये छोटा हा माना जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे प्रातः, प्रातः, तो ता के बाद दो बिंदी लगी है, तो इसको हमने क्या बोला? प्रातः, प्रातः, प्रातः थोड़ी बोला, प्रातः। तो ये हा के रूप में प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।